हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसके पहले हमने एसएसटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे, तो आज हम दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर उठाया है जिसमें से हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वीर सहवाग प्रिज्म इज associated with which of the following personalities? वीर सहवाग निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है? तो हमारे ऑप्शन सही हैं ए, बी और डी। बसवन्ना से, और अल्लमा प्रभु से, और अक्क महादेवी से। तो ये ऑप्शन देखिए ए, बी, डी जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी व्याख्या करते हैं। बसवन्ना अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी सहवाग से जुड़े हुए हैं। बसवन्ना 12वीं शताब्दी के एक महान संत थे जो लिंगायत संप्रदाय से जुड़े थे। ये कर्नाटक के बीजापुर जिले में बागवाड़ी ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। अल्लमा प्रभु भी लिंगायत संप्रदाय से संबंध रखते थे। ये 12वीं सदी के कन्नड़ संत थे। इसी आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवियत्री अक्क महादेवी हैं, जो बसवन्ना एवं अल्लमा प्रभु के समकालीन थीं। इनका जन्म कर्नाटक के उड़ीवरी गांव जिला शिवमोगा में हुआ था। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ बहन होता है। चोखा मेला महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे जो महार जाति में पैदा हुए थे। इनके गुरु संत नामदेव थे। चोखा मेला बचपन से ही विठोबा के भक्त थे। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द nomenclature in list first or people lived in ancient Tamil region with their profiles in list second। निम्नलिखित सूची फर्स्ट में तमिल क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सूची सेकंड में दिए गए उनके व्यावसायिक चित्रण से सही मिलान कीजिए। तो जैसे ये हमारा लिस्ट फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई हुई है, तो हमारा ऑप्शन सही है बी। यहाँ पे वेल्लार का ये दिया गया है। वेल्लार का बड़े भूस्वामी होगा। उड़वार का जैसे उड़वार का हमारा क्या होगा? उड़वार का साधारण हलवाई होंगे। अदिमई क्या होगा? भूमिहीन मजदूर होगा। और गृहपति होंगे स्वतंत्र कृषक। तो इसी व्याख्या भी कर लेते हैं। जैसे कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, ये सेकंड है सूची। तो सूची सेकंड, तो सूची फर्स्ट में वेल्लार तो बड़े भूस्वामी होगा। उड़वार साधारण हलवाई होंगे। अदिमई भूमिहीन मजदूर होंगे। गृहपति स्वतंत्र कृषक होंगे। वेल्लार जाति को बड़े जमींदार या भूस्वामी के रूप में जाना जाता है, जो परंपरागत रूप से तमिलनाडु केरल में रहते थे। साधारण हलवाई को उड़वार कहा जाता था। भूमिहीन मजदूरों को कदीसियार और अदिमई के नाम से भी जाना जाता था। गृहपति का आशय स्वतंत्र कृषक से था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म सिल्क रूट इन द एंशियंट पीरियड रिफर्स टू। प्राचीन काल में सिल्क रूट शब्द संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा सही होगा ए। द ट्रेवलिंग रूट ऑफ ट्रेडर्स फ्रॉम
चाइना टू अदर कंट्रीज कैरिंग सिल्क, चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाला व्यापारियों का यात्रा मार्ग है। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। सिल्क रूट चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाला व्यापारियों का यात्रा मार्ग था। सिल्क रूट रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग था, जो चीन से होकर पश्चिम की ओर पहले मध्य एशिया में और फिर यूरोप में जाता था। रेशम मार्ग को चीन के हान वंश के महान यात्री चोंगक्यान ने खोला था। आधुनिक समय में इस मार्ग का प्रयोग कम से कम हो गया है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। है Which one of the following 12th century inscription deliberated on the status of Rathkars chariot wakers? 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथकारों, रथ निर्माताओं की स्थिति पर विचार किया गया है? तो हमारा ऑप्शन होगा उय्याकोडन उदियार। उय्याकोडन उदियार। तो इसकी व्याख्या भी कर लेते हैं। 12वीं शताब्दी के उय्याकोडन उदियार शिलालेख से रथकारों, रथ निर्माताओं की स्थिति पर विचार किया गया है। यह शिलालेख तिरुचिन्नापल्ली तालुका से संबंधित है, जो वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित है। बोलुमपट्टी, कोयम्बटूर जिला, तमिलनाडु पर वट्टेलुट्टू लिपि में लिपिबद्ध एक तमिल शिलालेख है। चालुक्य वंश की बादामी शाखा को मूल शाखा कहा जाता है। इसके संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन हर बुक स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे क्रिटिसाइज्ड। अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने आलोचना की। ये हमारा ऑप्शन सही है। द सोशल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन, पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की। ताराबाई शिंदे सत्यशोधक समाज की सदस्य थीं और सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले की सहयोगी थीं। उनकी यह पुस्तक मूल रूप से मराठी भाषा में 1822 में प्रकाशित हुई थी। इनका जन्म 1850 में बरार प्रांत, ब्रिटिश भारत के बुलदाना में हुआ था। इन्होंने जाति व्यवस्था की असमानता के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई थी। इन्होंने पितृसत्तात्मक परिवार की भी आलोचना की थी। शिंदे समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों के प्रति आवाज़ उठाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट
compiled in songs of Peryalvar, Andal, Tondar-Dipodi, Alvar and नम्मलवार। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पेरियालवार, अंडाल, तोंडर-डिपोडी, अलवार और नम्मालवार के गीतों का संकलन किया गया है? तो ऑप्शन सही होगा ए, दिव्य प्रबंधम। तो इसकी हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। दिव्य प्रबंधन ग्रंथ में पेरियालवार, अंडाल, तोंडर-डिपोडी, अलवार, नम्मालवार के गीतों का संकलन है। दिव्य प्रबंध में कुल 4000 पदों को संकलित किया गया है। इसकी रचना 12 अलवार संतों ने की। अपने वर्तमान रूप में इन पदों का संकलन नाथ मुनि ने 9वीं से 10वीं सदी में किया। अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। ये विष्णु या नारायण की उपासना करते थे। वेदों के साथ दिव्य प्रबंधम का पाठ किया जाता था। रामानुज के प्रयासों से दिव्य प्रबंधन को वेदों के आसन पर स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is not the regular tax collected by the rulers of महाजनपद? निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किए जाने वाला नियमित नहीं है? तो हमारा डी सही है, टैक्स ऑफ फैमिली, परिवार पर कर। तो इसकी हम व्याख्या भी कर लेते हैं। परिवार पर कर महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किए जाने वाला नियमित कर नहीं था। महाजनपद काल में कर व्यवस्था परिवार पर कर महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किए जाने वाला नियमित कर नहीं था। महाजनपद काल में कर व्यवस्था सुदृढ़ आधार पर स्थापित थी। करों का बोझ मुख्यतः किसानों पर था। उपज का छठा भाग कर के रूप में लिया जाता था। कर संग्रह करने वाले अधिकारियों में सबसे प्रधान ग्राम भोजक था। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में 16 महाजनपदों के उदय की जानकारी मिलती है। कर देने वालों का आधार बढ़ा और शिल्पी और व्यापारी नए करदाता हो गए। महाजनपद काल आते आते चरवाहों पर नियमित रूप से कर लिया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट्स related to the impact of colonial rule on tribal communities and choose the correct option। जनजातियों पर औपनिवेशिक शासन के बारे में निम्न कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। तो हमारा ऑप्शन ए, रिजर्व फॉरेस्ट प्राइवेट राइट्स ऑफ प्रिविलेज वेयर आइदर एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड और अलाउड ओनली अंडर स्ट्रेंस कंडीशन। आरक्षित वन निजी अधिकार या विशेषाधिकार या तो पूरी तरह से प्रबंधित थे या उनमें केवल कड़ी शर्तों के तहत अनुमति दी गई थी। ऑप्शन बी,
protected forest where the government permitted some rights of the local population or private person to be exercised। संरक्षित वन जहां सरकार ने स्थानीय आबादी या निजी व्यक्तियों के कुछ अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी। तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। तो चलिए हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। कथन ए, आरक्षित वन निजी अधिकार या विशेषाधिकार या तो पूरी तरह से प्रतिबंधित थे या उनमें कड़ी शर्तों के तहत अनुमति दी गई। सही है। कथन बी, संरक्षित वन जहां सरकार ने स्थानीय आबादी या निजी व्यक्तियों को कुछ अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी। सही है। भारतीय वन अधिनियम 1878 में प्रशासन को आरक्षित और संरक्षित वनों का सीमांकन करने में सक्षम बनाया। संरक्षित वनों में लोगों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि कुछ स्थानीय लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था। इस अधिनियम ने वनों को आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वनों में वर्गीकृत किया। इस अधिनियम से जनजातियों का वनों पर से अधिकार समाप्त हो गया। राज्य इसके लिए दंड दे सकती थी। वर्ष 2006 में अधिनियमित FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट वन में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following in the slogan of श्री नारायण गुरु, निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया? तो वन कास्ट ऑफ रिलीजन, वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। तो हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, औरु जाति, औरु माथम, औरु दैवम मानुष्यानु का नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया। श्री नारायण गुरु का जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम के पास एक गांव चेमपंजंथी में 22 अगस्त 1856 को हुआ था। उनका परिवार इझावा जाति से संबंध रखता था और उस समय के सामाजिक मान्यताओं के अनुसार इसे अवर्ण माना जाता था। उन्होंने वर्ष 1888 में अरुविपुरम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बनाया, जो उस समय के जाति आधारित प्रतिबंधों के खिलाफ था। भारत के उपराष्ट्रपति ने श्री नारायण गुरु की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद नॉट मेनी बट वन प्रकाशित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया? तो E.V. रामास्वामी और पेरियार ने। तो इसकी व्याख्या करते हैं हम। स्वाभिमान या आत्मसम्मान आंदोलन E.V. रामास्वामी पेरियार द्वारा 1920 में शुरू किया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य धर्म, जाति, पुरोहितवाद के विरुद्ध जन जागरण करना था। इनका पूरा नाम इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी था, जो पेरियार नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वह तमिलनाडु में एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति थे। इसे द्रविड़
आंदोलन भी कहा जाता है। स्वाभिमान आंदोलन मूल रूप से पिछड़ी जातियों के लिए समान अधिकारों की मांग कर रहा था और इस आंदोलन का केंद्रीभूत महिला अधिकार था। तमिलनाडु में कई वर्तमान राजनीतिक दल जैसे कि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके और AIADMK आत्मसम्मान आंदोलन के लिए अपनी उत्पत्ति का श्रेय देते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो हमारी आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट, अच्छे कमेंट लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।